कल्पना कीजिए कि किसी ने एक ऐसा चश्मा पहना हुआ है जिस पर पूरी तरह से कीचड़ और धूल लगी है। बिल्कुल। और वो इंसान अपना पूरा दिन बस उसी चश्मे से देखकर अपने आसपास की दुनिया, अपनी कार, अपने घर और यहाँ तक कि दूसरे लोगों को साफ करने में लगा देता है। ये सुनने में एकदम बेवकूफ़ी भरा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मतलब कोई ऐसा क्यों ही करेगा? सही कहा। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके अनुसार हम इंसान हर दिन बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। मतलब हम दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में हमें सिर्फ अपना खुद का वो आंतरिक लेंस साफ करना है। जी, और मजेदार बात यह है कि जब तक वो आंतरिक लेंस धुंधला है, बाहर का हर चित्र विकृत ही नजर आएगा। आज की इस गहन चर्चा में जो दार्शनिक और आध्यात्मिक स्रोत हमारे सामने हैं, वे असल में मानवीय विचारों और हमारे कर्मों के पीछे का एक बहुत ही सटीक विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा पूरा फोकस इसी बात पर है कि हम अपनी बुद्धि को कैसे स्वच्छ, स्पष्ट और सचेत रख सकते हैं। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बल्कि इसे हम अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम की एक तरह से हैकिंग कह सकते हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इंसान जो भी कार्य करता है वो अचानक से स्वचालित, मतलब वो ऑटो पायलट मोड में कैसे चला जाता है। सही बात है, क्योंकि ज्ञान का असली फायदा तभी है जब हम केवल ये न जाने कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझें कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म समझना जरूरी है। बिल्कुल। जब तक कोई व्यक्ति अपने ही निर्णयों के पीछे की उस मशीनरी को नहीं समझेगा ना, तब तक वो बस सूचनाओं के इस शोर शराबे में फंसा ही रहेगा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री शुरुआत में ही बुद्धि को एक बहुत ही दिलचस्प नाम देती है, तीसरा नेत्र या ज्ञान चक्षु। जी, ज्ञान चक्षु। अब जाहिर है ये कोई माथे पर लगी हुई भौतिक आंख तो है नहीं। हाँ, वो तो मेटाफर है। हाँ, तो स्रोत इसे एक सूक्ष्म अंग के रूप में समझाता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये काम कैसे करता है। मतलब मान लीजिए किसी के माता पिता उससे मीलों दूर बैठे हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके बारे में सोचता है, उनका चेहरा एकदम स्पष्ट सामने आ जाता है। ये विजुअलाइजेशन आखिर हो कैसे रहा है? यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये देखने की क्रिया भौतिक आंखों से नहीं बल्कि बुद्धि से हो रही है। अच्छा, बुद्धि से? हाँ, ये जो तीसरा नेत्र है ना, ये हमें अतीत में हो चुकी घटनाओं या भविष्य की संभावित परिस्थितियों को इस तरह देखने की क्षमता देता है जैसे वे बिल्कुल अभी घटित हो रही हों। अरे वाह, मतलब एक स्क्रीन की तरह। बिल्कुल। किसी पुराने वेकेशन की याद हो या बचपन का घर, ये सब मन में तुरंत साकार हो जाता है। आप इसे बुद्धि का विजुअल इंटरफेस कह सकती हैं। तो अगर बुद्धि सिर्फ एक विजुअल इंटरफेस या स्क्रीन है, तो फिर निर्णय कैसे होते हैं? स्रोत में विचारों और कर्मों के एक पूरे चक्र की बात की गई है, जहां मन, बुद्धि और संस्कार एक लूप में काम करते हैं। हाँ, वो लूप बहुत जरूरी है। तो मुझे इसका ये मैकेनिज्म थोड़ा और समझना है। तो इसे एक फैक्ट्री की तरह देखिए। सबसे पहले आता है मन। मन का काम है सिर्फ विचार उत्पन्न करना। मतलब सिर्फ आइडियाज देना? हाँ, ये रॉ मटेरियल या कच्चा माल है। हर पल मन में अनगिनत विचार आते हैं, जैसे मुझे ये खाना चाहिए, या मुझे वहां जाना चाहिए, या मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मन खुद कोई फैसला नहीं लेता? नहीं, मन कोई फैसला नहीं करता, वो सिर्फ विकल्प देता है। इसके बाद बारी आती है बुद्धि की। बुद्धि उस फैक्ट्री का मैनेजर है। अच्छा, मैनेजर है? जी, वो उन हजारों विकल्पों में से विश्लेषण करके किसी एक विचार को चुनती है और फिर उस पर निर्णय लेती है। और जब बुद्धि हरी झंडी दे देती है, तब शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर या जुबान उस निर्णय को कर्म में बदल देते हैं। यानी मन ने विचार दिया, बुद्धि ने छांटा और शरीर ने उसे अंजाम दिया। एकदम सही। लेकिन ये चक्र ना यहीं खत्म नहीं होता। अच्छा, इसके आगे भी कुछ है? हाँ, जब भी कोई कर्म किया जाता है तो उसका एक सूक्ष्म प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है, जिसे हम संस्कार या आदत कहते हैं। संस्कार। मान लीजिए किसी ने सुबह उठकर सैर पर जाने का फैसला किया। पहले दिन मन ने बहुत बहाने बनाए कि आज सो जाते हैं, लेकिन बुद्धि ने जोर देकर कहा कि नहीं, जाना है। हाँ, शुरुआत में बहुत इच्छा शक्ति या विल पावर लगानी पड़ती है, मैं समझ सकती हूँ। सही कहा आपने। लेकिन जब यही कर्म हफ्तों और महीनों तक बार बार दोहराया जाता है तो वो एक पक्का संस्कार बन जाता है। तो मतलब वो आदत पक्की हो गई? बिल्कुल।
अब यह संस्कार इतना गहरा हो चुका है कि सुबह होते ही वो सीधे मन में विचार डालता है और शरीर बिना किसी मेहनत के बस उठ खड़ा होता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कंप्यूटर के ब्राउजर में 100 टैब खुले हों और हमारी बुद्धि वो यूजर है जो तय करती है कि किस टैब पर क्लिक करना है। बहुत बढ़िया उपमा है। हाँ, जब हम नई आदत बना रहे होते हैं तो यूजर बहुत ध्यान से सही टैब खोजता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात परेशान कर रही है। क्या बात? क्या होता है जब ये यूजर थक जाता है या ऑटो पायलट मोड में चला जाता है? मतलब क्या वो बिना सोचे समझे गलत टैब पर क्लिक नहीं करने लगेगा? यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खतरनाक हिस्सा है। खतरनाक कैसे? देखिए, जब गलत संस्कार बहुत पक्के हो जाते हैं, जैसे झूठ बोलना या गुस्सा करना, तो ये प्रक्रिया इतनी तेज हो जाती है कि संस्कार सीधे एक्शन में बदल जाते हैं। ओहो, मतलब बुद्धि को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल, बुद्धि को बीच में फिल्टर करने का समय ही नहीं मिलता। हम अक्सर कहते हैं ना कि गुस्से में मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। हाँ, बहुत आम कहावत है। असल में उस समय बुद्धि का वो तीसरा नेत्र धुंधला हो जाता है। बुद्धि ये देख ही नहीं पाती कि इस कर्म का अंतिम परिणाम क्या होगा। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो क्योंकि इंसानों की बुद्धि इस तरह ऑटो पायलट मोड पर चली गई है, इसका सीधा असर हमारे समाज की वर्तमान स्थिति पर दिख रहा है। एकदम सही बात है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि आज समाज के हर वर्ग में संस्कारों की भारी गिरावट है। मतलब हर तरफ क्लेश है, स्कैंडल, स्कैम और अकारण क्रोध का माहौल है। हाँ, अगर हम इसे कनेक्ट करें तो ये स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की बात नहीं है। उदाहरण के लिए युवाओं को ही देखिए। हाँ, युवाओं में तो ये बहुत दिखता है। आज किसी के पास ट्रैफिक सिग्नल पर 2 मिनट रुकने का भी धैर्य नहीं है। लोग गलत साइड से गाड़ियां लाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, राह चलते किसी छोटी सी बात पर भयंकर लड़ाई हो जाती है। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। बिल्कुल, ये सब क्या है? ये वही ऑटो पायलट है जहां बुद्धि काम नहीं कर रही, सिर्फ बिगड़े हुए संस्कार तुरंत एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये ऑटो पायलट सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है। स्रोत बुजुर्गों के बारे में भी बात करता है। जी, बुजुर्गों का भी जिक्र है। अक्सर माना जाता है कि उम्र के साथ समझदारी आती है, लेकिन स्रोत के अनुसार बुजुर्गों में अपनी आयु और अनुभव का एक अजीब सा अहंकार आ गया है। हाँ, वो ईगो प्रॉब्लम। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत धूप छांव देखी है, इसलिए वे लगातार दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, लेकिन खुद किसी नए विचार को सुनना या स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि संस्कार केवल व्यक्ति के अंदर कैद नहीं रहते। मतलब वे फैलते हैं? जी, वे एक वेव या लहर की तरह पूरे समाज में फैलते हैं। जब एक परिवार में हर व्यक्ति, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग, अपने दूषित संस्कारों के ऑटो पायलट पर चल रहा है, तो सामूहिक रूप से एक बीमार समाज का निर्माण होता है। घर का तनाव सड़कों पर आता है। बिल्कुल, घर का तनाव सड़कों पर और सड़कों का तनाव कॉर्पोरेट ऑफिस तक पहुंच जाता है। मुझे यहाँ एक बहुत ही आम धारणा पर सवाल उठाना है। जी, पूछिए। हम हमेशा सुनते हैं कि आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है या बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। हमारा सारा फोकस बच्चों की रिपेयरिंग पर होता है। हाँ, समाज का यही रवैया है। लेकिन स्रोत सामग्री एकदम अलग नजरिया देती है। वो कहती है कि बच्चे तो सिर्फ माता पिता और समाज को कॉपी कर रहे हैं। उनमें जो व्यसनाधीनता या गुस्सा बढ़ रहा है वो सिर्फ एक मिरर इफेक्ट है। एकदम सही। तो टेक्निकली संस्कारों के इस पतन को रोकने के लिए जो फिक्स है वो बच्चों को नहीं बल्कि वयस्कों को करने की जरूरत है ना? ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। असली समस्या तो बड़ों के अंदर ही है, जिसे बच्चे बस डाउनलोड कर रहे हैं। हाँ, वो तो बस स्पंज की तरह सोख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब हमें ये पूछना चाहिए कि वयस्कों में इस गिरावट का असली कारण क्या है? इंसानों के विचार इतने दूषित क्यों हो गए हैं कि उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हावी हो गया है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसका उत्तर इंसान की अपनी बुनियादी पहचान में छिपा है। बुनियादी पहचान? हाँ। मतलब इंसान खुद को क्या समझता है इससे जुड़ा है? जी हाँ। लेकिन इसका विचारों से क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है। हमारे विचारों का निर्माण बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी पृष्ठभूमि क्या है और हम खुद को क्या मानते हैं। अच्छा। इस पूरी गिरावट का जो सबसे मूल आधार स्रोत में बताया गया है वो है देह अभिमान, यानी अंग्रेजी में कहें तो बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस। आज के समय में हर इंसान ने स्वयं को केवल
5 तत्वों से बना एक नश्वर शरीर मान लिया है। तो अगर कोई खुद को शरीर मानता है तो इसमें क्या खराबी है? मतलब बायोलॉजिकली तो हम शरीर ही है ना? बायोलॉजिकली शरीर एक यथार्थ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाती है तो विचार भी सिर्फ शरीर की जरूरतों और लालसाओं के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। मतलब हमारा पूरा फोकस भौतिक चीजों पर चला जाता है। बिल्कुल। जब नींव पूरी तरह से भौतिक होती है तो परिणाम भी भौतिक लालसाओं वाले होते हैं, जैसे मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और शारीरिक सुख चाहिए, या मुझे दूसरों से बेहतर दिखना है। कंपटीशन और लालच। हाँ, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये सब देह भान के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके विपरीत क्या है? स्रोत इसका क्या विकल्प देता है? स्रोत एक बहुत ही गहरी वास्तविकता की ओर इशारा करता है, जिसे सोल कॉन्शियसनेस या आत्मिक स्वरूप कहा गया है। आत्मिक स्वरूप? इसके अनुसार इंसान ये नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक अजर, अमर और अविनाशी चेतन शक्ति है, जिसे आत्मा कहा जाता है। यहाँ मुझे लगता है कि स्रोत एक बहुत बड़ा शिफ्ट मांग रहा है, क्योंकि अगर पहचान बदलती है तो पूरे विचार करने का तरीका ही बदल जाता है। बिल्कुल, माइंडसेट ही बदल जाता है। स्रोत के अनुसार आत्मा के मूल गुण देह से बिल्कुल अलग हैं, जैसे प्रेम, सुख, शांति, आनंद और पवित्रता। ठीक कहा आपने। और देखिए, ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल मनोवैज्ञानिक टूल है। टूल कैसे? जब कोई ये समझ लेता है कि वो एक आत्मा है और ये शरीर केवल कर्म करने का एक साधन या एक कॉस्ट्यूम है, तो वो अपनी मूल प्रकृति से जुड़ जाता है। मतलब वो अपने असली स्वरूप में आ जाता है? जी। तब उसके विचार बाहरी लालसाओं से प्रेरित होने के बजाय शांति और आनंद से प्रेरित होते हैं। ये ऑटोमेटिकली विचारों की क्वालिटी को बढ़ा देता है। ये थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलिए यहाँ थोड़ा यथार्थवादी बनते हैं। जी बिल्कुल। खुद को एक आत्मा मानना और देह भान से बाहर आना आसान नहीं है। असल जिंदगी में किसी इंसान के लिए अपनी बरसों पुरानी आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जो कारण स्रोत बताता है वो सच में हैरान करने वाला है। अच्छा, क्या है वो कारण? ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार हमारे अंदर आज जो संस्कार सबसे ज्यादा हावी हैं, वे केवल इसी जन्म की पैदाइश नहीं है। इसी जन्म के नहीं? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत कहता है कि हमारे वर्तमान संस्कार पिछले कई जन्मों, विशेष रूप से 63 जन्मों के कर्मों का संचित परिणाम है। रुकिए, ये थोड़ा भारी कंसेप्ट है। 63 जन्म? जी, 63 जन्म। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने गुस्से को काबू करना चाहता है तो उसके लिए 63 जन्मों का ये डेटाबेस तो बहुत डराने वाला हो सकता है। क्या स्रोत इस विचार को किसी लॉजिकल तरीके से समझाता है या ये सिर्फ एक मान्यता है? नहीं, इसे बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाया गया है। जुड़वा बच्चों का उदाहरण लें। हाँ, ट्विंस। मान लीजिए एक ही माता पिता हैं, एक ही घर है और दोनों बच्चों को बिल्कुल समान परवरिश और माहौल मिल रहा है। जो नेचर वर्सेस नर्चर की बहस होती है, उसमें यहाँ नर्चर बिल्कुल समान है। हाँ, माहौल तो एकदम सेम है। फिर भी आप देखेंगे कि दोनों बच्चे स्वभाव से बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, ये तो अक्सर देखने को मिलता है। एक बच्चा बड़ा होकर बहुत होशियार डॉक्टर बनता है, जबकि दूसरा पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं रखता और साधारण सा काम करता है। बिल्कुल। एक बहुत ज्यादा बोलता है और दूसरा एकदम एकांत पसंद करता है। तो सवाल ये है कि जब बाहरी इनपुट एकदम समान था तो आउटपुट अलग क्यों हुआ? लॉजिकल पॉइंट है। विज्ञान भी कई बार इन जन्मजात प्रवृत्तियों को पूरी तरह से समझा नहीं पाता। स्रोत के अनुसार इसका कारण वे पुराने संस्कार हैं जो वे आत्माएं अपने पिछले जन्मों से कैरी कर रही हैं। वे खाली स्लेट लेकर पैदा नहीं हुए हैं। स्रोत में एक और बहुत ही सटीक उदाहरण है छोटे बच्चों का। कई बार एक छोटा बच्चा शांति से पालने में लेटा होता है, कोई उसे परेशान नहीं कर रहा होता, लेकिन वो अचानक जोर जोर से रोने लगता है। हाँ, या अचानक अकेले ही मुस्कुराने लगता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य मेमोरी को एक्सेस कर रहा हो। एकदम सही। वो पिछली स्मृतियों और संस्कारों का ही प्लेबैक होता है जो उसके अचेतन मन में चल रहा होता है। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को एक ऐसी हार्ड ड्राइव विरासत में मिली है जिसमें पहले से ही बहुत सारे पुराने सॉफ्टवेयर और
बैकग्राउंड एप्स इंस्टॉल है। बहुत उम्दा एनालॉजी है। हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस इंसान को खुद नहीं पता कि अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है जो उसकी बैटरी ड्रेन कर रहा है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। और देखिए, जब तक इंसान को उस पुराने कोड के बारे में पता नहीं होगा, वो उसे कभी बदल नहीं पाएगा। तो अगर ये पुराना कोड इतनी गहराई में हमारे अंदर रचा बसा है, तो इसे फॉर्मेट या अपडेट कैसे किया जा सकता है? हम ये कैसे पहचाने कि हमारे अंदर क्या चल रहा है? उस पुराने कोड को अपडेट करने के लिए स्रोत संस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, ताकि हम उन्हें आसानी से पहचान सकें। अच्छा, 3 श्रेणियां कौन सी हैं वो? पहले हैं अनादि संस्कार, अंग्रेजी में कहें तो इटर्नल ट्रेड्स। अनादि मतलब जो हमेशा से हैं? जी, ये वे संस्कार हैं जो आत्मा के अनंत स्वभाव का हिस्सा हैं, जैसे परम शांति और पवित्रता। और दूसरी श्रेणी? उसके बाद आते हैं आदि संस्कार, यानी ओरिजिनल संस्कार। स्रोत के अनुसार ये सतयुग और त्रेता युग के समय के संस्कार हैं, जब चेतना अपने पूर्ण शुद्ध रूप में थी। तो इनमें कौन से गुण आते हैं? इनमें अथाह प्रेम, आनंद और सच्चा ज्ञान शामिल है। और तीसरी श्रेणी कौन सी है? तीसरी और सबसे समस्याग्रस्त श्रेणी है मध्य के संस्कार। मध्य के संस्कार मतलब बीच वाले? जी, ये वे संस्कार हैं जो द्वापर युग से लेकर आज के कलयुग तक जमा हुए हैं। इन्हें मिलावटी संस्कार कहा जाता है। मिलावटी कैसे? क्योंकि जब इंसान अपनी आत्मिक स्मृति भूलकर देहभान में फंस गया, तब काम, क्रोध और लोभ जैसे वायरस उस हार्ड ड्राइव में आ गए। स्रोत यहाँ एक और भारी शब्द का इस्तेमाल करता है, पुरुषोत्तम संगम युग। इसे कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का संधि काल बताया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन इसे हम आज की भाषा में कैसे समझें? इसका हमारे इस कोड को अपडेट करने से क्या संबंध है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी या समय है जब पुराना सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो रहा है और नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। मतलब फॉर्मेट करने का सही समय है। हाँ, लेकिन ये अपडेट अपने आप नहीं होगा। इसके लिए कनेक्शन की आवश्यकता है। स्रोत बताता है कि परिवर्तन का सबसे सशक्त तरीका ओम परमात्मा शिव, जिन्हें ज्ञान और सर्वशक्तियों का सागर माना गया है, उनके साथ मानसिक संबंध जोड़ना है। उस स्रोत से जुड़कर ही मतलब काम बनेगा। जी, उस सुप्रीम स्रोत से जुड़कर ही आत्मा अपनी बैटरी को दोबारा चार्ज कर सकती है और पुराने वायरस को हटा सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया रातों रात तो नहीं होती ना? बिल्कुल नहीं, इसमें समय लगता है। स्रोत में एक शराबी का बहुत ही ग्राउंडेड उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है। हाँ। उसने दृढ़ निश्चय किया और कुछ दिन शराब नहीं पी, लेकिन उसके अंदर का जो पुराना शराबी होने का संस्कार है वो बहुत डोमिनेंट है। और यहाँ में वापस उसी मैकेनिज्म पर जाना होगा कि संस्कार काम कैसे करते हैं। वो ऑटो पायलट वाला मैकेनिज्म। जी, वो पुराना संस्कार बुद्धि के पास अनुमति मांगने नहीं जाता। वो बस एक शारीरिक और मानसिक तलब पैदा करता है जो सीधे उस तीसरे नेत्र को बाईपास कर देता है। बाप रे, मतलब बुद्धि को पता चलने से पहले ही एक्शन हो जाता है। बिल्कुल। तर्क और समझ पीछे छूट जाते हैं और वो इंसान कमजोर पल में फिर से शराब पी लेता है। तो इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर संस्कार बुद्धि को ही बाईपास कर रहे हैं तो कोई इंसान खुद को कैसे रोके? यही वो जगह है जहां वो ज्ञान और आध्यात्मिक संबंध काम आता है। अच्छा, वो कनेक्शन जो आपने बताया। जी। जब कोई व्यक्ति निरंतर श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करने का अभ्यास करता है और बार बार सचेत होकर निर्णय लेता है, तो वो एक नया न्यूरल पाथवे या नया संस्कार बनाने लगता है। मतलब पुरानी पगडंडी छोड़कर नया रास्ता बनाना। एकदम सही। बार बार की गई हार के बावजूद अगर वो व्यक्ति उस नए रास्ते पर चलता रहे तो धीरे धीरे पुराने गलत संस्कार अपनी ताकत खोने लगते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि लगातार लिए गए श्रेष्ठ निर्णय अंततः पुराने हावी संस्कारों को भी मिटा सकते हैं। बिल्कुल मिटा सकते हैं। स्रोत कहता है कि श्रेष्ठ संस्कारों से ही श्रेष्ठ संसार का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है। स्वयं को बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है और शायद इसीलिए लोग इसे टालना पसंद करते हैं। हाँ, भागते हैं लोग इससे। खुद के अंदर की कमियों को देखना और उस पुराने कोड से लड़ना इतना थका देने वाला काम है कि इंसान सोचता है इससे बेहतर है कि मैं सामने वाले को सुधार दूं। ये तो ह्यूमन नेचर है।
हम सब यही करते हैं। हाँ, लोग अपना सारा समय और ऊर्जा दूसरों को बदलने में लगा देते हैं, जबकि नियंत्रण सिर्फ उनके अपने मन पर होता है। और इसीलिए जब आध्यात्मिक ज्ञान से वो ज्ञान चक्षु पूरी तरह खुल जाता है तो बुद्धि का वो धुंधला लेंस साफ हो जाता है। जी, लेंस का साफ होना सबसे जरूरी है। तब इंसान ये स्पष्ट देख पाता है कि कौन सा कर्म और कौन सा विचार उसे दुख की तरफ ले जा रहा है और कौन सा सुख की तरफ। ये क्लैरिटी ही सब कुछ है। बिल्कुल, क्लैरिटी ही कुंजी है। जब इंसान खुद को आत्मा समझकर कर्म करता है तो उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसे अच्छा बनना है। अच्छाई उसका स्वाभाविक रूप बन जाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें, हमने शुरुआत की थी इस बात से कि हमारी बुद्धि वास्तव में एक तीसरा नेत्र है, एक फिल्टर जो विचारों को कर्म में और कर्मों को हमारे गहरे संस्कारों में बदलता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे समाज में आज जो गिरावट और ऑटो पायलट मोड दिख रहा है, उसका मूल कारण वयस्कों का देह अभिमान है, जिसे देखकर अगली पीढ़ी भी वही गलतियां दोहरा रही है। हाँ, हमने उस विशाल डेटाबेस यानी 63 जन्मों के संचित कर्मों की भी पड़ताल की, जो ये समझाता है कि कोई आदत बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है। और अंततः हमने समझा कि कैसे देह भान की अज्ञानता से बाहर निकलकर एक उच्च शक्ति से जुड़कर ही उस पुराने कोड को अपडेट किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सारी जानकारी केवल एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। ये बताती है कि आज इस पल में लिया गया हर छोटा निर्णय, हर एक विचार शून्य में नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं, वो भविष्य के लिए एक नया संस्कार गढ़ रहा है। और यही बात इस ज्ञान को इतना प्रासंगिक बनाती है। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के आधार पर एक अंतिम विचार आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। स्रोत कहता है कि हम दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं क्योंकि खुद को बदलना सबसे मुश्किल है। तो जरा सोचिए, अगर हमारी बुद्धि वास्तव में एक तीसरा नेत्र है तो क्या होगा यदि हम इस नेत्र का उपयोग बाहरी दुनिया की कमियां निकालने या दूसरों को जज करने के लिए करना बंद कर दें? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव नजरिया है। अगर हम बाहर देखना बंद कर दें और सिर्फ अपनी बुद्धि के उस लेंस को साफ करने पर और अपने खुद के आंतरिक कोड को मॉनिटर करने पर ध्यान दें, ये देखने पर ध्यान दें कि हम कहाँ ऑटो पायलट पर काम कर रहे हैं, तो हमारी अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता कितनी जल्दी बदल जाएगी। बहुत जल्दी बदलेगी। अगर हर इंसान सिर्फ अपने अंदर की कोडिंग को ठीक कर ले तो शायद दुनिया को बदलने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस आत्म मंथन वाले विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। सुनने और इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उस तीसरे नेत्र को हमेशा सचेत रखिए और याद रखिए कि हर नया विचार एक नया संसार रचने की ताकत रखता है। मिलते हैं अगली बार। ओम शांति। आशा है कि यह विश्लेषण आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपके सुझाव हुए तो ज़रूर हमें बताइए। ओम शांति।